क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर अमेरिका भारत से इतना चिढ़ा क्यों रहता है? क्यों वाशिंगटन बार बार नई दिल्ली पर दबाव बनाता है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? क्यों नहीं अमेरिका से तेल लेता है? आखिर क्या वजह है कि 125 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसे भारत सरकार बार बार रूस की झोली में डाल देती है? यही वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है और इसका जवाब कोई मीडिया नहीं देता है। तो इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है रूस के उस ब्लैक गोल्ड तक जिसे भारत कभी खरीदना छोड़ ही नहीं सकता है। रूस इस क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को अपने देश में ब्लैक गोल्ड के नाम से पुकारता है, लेकिन भारत को इस ब्लैक गोल्ड को इतने सस्ते में क्यों बेचता है? क्या इसके पीछे भारत रूस की दोस्ती की कहानी है या फिर अमेरिका को चिढ़ाना है? पूरी हकीकत को समझते हैं। आज दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार एटम बम या फाइटर जेट नहीं, क्योंकि ये तो बस युद्ध के समय ही यूज होता है, बल्कि आज सबसे पावरफुल हथियार है एक काला गाढ़ा लिक्विड जिसे क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल कहते हैं। तेल ने कई देशों को बनाया भी है और कई देशों को बर्बाद भी किया है, और आज इसी खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है रूस। सोचिए, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसके युद्ध के बावजूद रूस आज भी तेल भारत को पानी के दाम पर बेच रहा है। आखिर कैसे? एससीओ मीटिंग हो या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो, हर जगह भारत और रूस की कभी ना टूटने वाली मित्रता दिखाती है, और इसलिए रूस भारत के लिए अपने देश में क्या कुछ करता है उसे विस्तार से समझते हैं। रूस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जमीन। साइबेरिया जैसे बर्फीले इलाकों में दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस रिजर्व्स दबे हुए हैं। यहाँ तेल इतना गहराई तक फैला हुआ है कि रूस को इसकी खोज के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। कई देशों को नए रिजर्व खोजने में अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रूस के पास पहले से ही तैयार खजाना है। यही वजह है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट दुनिया के बाकी देशों से काफ़ी कम है। रूस ने तेल और गैस के लिए एक विशाल नेटवर्क तैयार कर लिया था। जिस तरह से भारत में जियो ने एक नेटवर्क तैयार करके काफ़ी कम दरों पर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है, उसी तरह से रूस भी हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस, रिफाइनरीज और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स बना रखे हैं जो सोवियत यूनियन के इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके भारत तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनियां पुतिन के सरकारी कंट्रोल में हैं। मतलब ये है कि तेल का दाम बाजार नहीं बल्कि सरकार तय करती है। घरेलू मार्केट में दाम सस्ते रखे जा सकते हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में रूस अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से रेट तय करता है, और ये रेट भारत के लिए काफ़ी कम है। तो रूस तेल को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। अब सबसे अहम सवाल, जब साइबेरिया की सर्दी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है तो वहां से तेल निकालना आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब है रूस की आर्कटिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। इतनी ठंड में आम स्टील और मशीनें तुरंत टूट जाती हैं, इसलिए रूस खास आर्कटिक ग्रेड स्टील का इस्तेमाल करता है जो बर्फीले मौसम को झेल सके। पाइपलाइंस इंसुलेटेड होती हैं और उन्हें रेगुलेटर इंटरवल्स पर गर्म भी किया जाता है ताकि तेल अंदर जम ना जाए। ये प्रोसेस बेहद महंगा और मुश्किल है, लेकिन सालों का अनुभव रूस को इस खेल का मास्टर बना चुका है, और ये सब प्रक्रिया अब उसके लिए काफ़ी सस्ते दरों में उपलब्ध हो जाती हैं। जब किसी देश के बीच में वॉर होता है तो हर देश में तेल की कीमतें और गोल्ड की कीमतें चट्टान छूने लग जाती हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर पिछले 3 सालों से तेल की कीमत में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। आप पड़ोसी देश पाकिस्तान में चले जाइए, वहां कच्चे तेल इतने महंगे हैं कि लोग 4 व्हीलर चलाने बंद कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप ही रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था। जर्मनी, पोलैंड और नीदरलैंड जैसी इंडस्ट्रियल देशें जिनकी इकोनॉमीज लगभग पूरी तरह रशियन गैस और तेल पर निर्भर थीं। जर्मनी की फैक्ट्रियों से लेकर यूरोप के घरों में जलने वाली गैस सब रूस की पाइपलाइनों से आती थी। लेकिन 2022 रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तस्वीर बदल जाती है। अमेरिका और यूरोप रूस पर सैक्शन लगा देते हैं ताकि वो यूक्रेन युद्ध के लिए पैसे ना जुटा सके। पूरे यूरोप ने रूस का तेल और गैस लेना बंद कर दिया। अब रूस के सामने सवाल था, इतना बड़ा प्रोडक्शन आखिर बेचेगा कहाँ?
और इसी मोड़ पर रूस ने अपनी नज़र घुमाई अपने सबसे बड़े दोस्त भारत की तरफ। चाइना और इंडिया दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं जिन्हें एनर्जी की हमेशा भूख रहती है। यही दो देश रूस के संकट में उसके सबसे बड़े ग्राहक बनकर पूरी दुनिया के सामने रूस को मजबूत कर देते हैं। जहां बाकी दुनिया तेल $100 प्रति बैरल में खरीद रही थी, वहीं रूस ने इंडिया को वही तेल $70 से $80 प्रति बैरल में देना शुरू कर दिया। मतलब रूस को भी ग्राहक मिल गया और इंडिया को सस्ता एनर्जी सोर्स मिलने लगा। ये डील दोनों के लिए विन विन साबित हुई और आज यही डील अमेरिका के नाक में दम करके रख चुकी है। रूस में तेल खरीदने पर अमेरिका और यूरोप ने भारत को घेरना शुरू कर दिया है। उनका आरोप था भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है, यानी रूस जो हथियार और गोला बारूद यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है उसके पैसे इनडायरेक्ट रूप में भारत तेल खरीद कर रूस को भेज रहा है। लेकिन इंडिया का जवाब बिल्कुल साफ है कि भारत 140 करोड़ की आबादी है, हम एक विकासशील देश हैं, अगर कहीं से सस्ता तेल मिलेगा तो हम जरूर खरीदेंगे। ये हमारे लोगों का हक है, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है और यही वजह है जहां हर देश में तेल की कीमत चट्टान छू रही है, लेकिन भारत में तेल के दामों में कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है। सोचिए, जब यूरोप दशकों तक रूस से तेल खरीद रहा था तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। जर्मनी और फ्रांस की पूरी इकोनॉमी रशियन एनर्जी पर ही टिकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने खरीदना बंद किया वो चाहते हैं कि इंडिया भी अपनी जनता के हितों को भूल जाए। लेकिन भारत ने भी साफ संदेश दे दिया है, दुनिया की पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब बात भारतीय नागरिकों की जेब और पेट्रोल पंप पर मिलने वाली कीमत की है तो कोई भी देश भारत के फैसले को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अमेरिका आज भी सोचता है कि भारत को वह चला रहा है तो वो गलत सोच रहा है। अमेरिका ने भारत के ऊपर काफ़ी टैरिफ लगा दिया है ताकि भारत उसके डर से रूस से तेल खरीदना बंद करे और अमेरिका से तेल खरीदे। लेकिन हकीकत ये है कि रूस से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदकर इंडिया ने ना सिर्फ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया है बल्कि रिफाइनिंग करके उस तेल को दूसरे देशों को बेचकर मुनाफा भी कमाया है। यानी ये फैसला भारत के लिए डबल बेनिफिट साबित हो रहा है। तो सवाल यही है, क्या रूस दुनिया का एनर्जी किंग बनकर भारत को तेल बेचता रहेगा और भारत सस्ते दामों पर तेल खरीदता रहेगा, या अमेरिका और यूरोप फिर से भारत के खिलाफ कोई नई चाल चलेंगे? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में आप जरूर लिखिएगा।